हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। जॉर्ज आर मार्टिन की महान सीरीज अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर का वॉल्यूम 2 अ क्लैश ऑफ किंग्स हमें और गहराई तक खींच ले जाता है। पिछले एपिसोड 8 में हमने देखा राजधानी किंग्स लैंडिंग का वो चेहरा, जहां सत्ता मुस्कान के पीछे छिपी हुई तलवार है, जहां न्याय एक नाटक है और फैसले डर के सहारे लिए जाते हैं। हमने देखा टीरियन लैनिस्टर को, जो हैंड ऑफ द किंग बनकर सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि सीधे वार करता है। जेनोस स्लिंट का पतन, सिटी वॉच पर कब्जा, और वेरिस के साथ वो डरावनी सच्चाई कि सत्ता वहीं होती है जहां लोग उसे मानते हैं। टीरियन ने साबित कर दिया कि राजधानी में जिंदा रहने के लिए ताकत नहीं, दिमाग चाहिए और कभी कभी निर्दय होना भी। लेकिन अब कहानी राजधानी की दीवारों से बाहर निकलती है। अब हम पहुंचते हैं उस दुनिया में जहां न कोई ताज है, न कोई सिंहासन, सिर्फ भूख, डर और जिंदा रहने की जंग है। एपिसोड 9 हमें मिलवाता है आर्या स्टार्क से, वो छोटी लड़की जो कभी एक महान घराने की बेटी थी और अब एक गुमनाम बच्ची है, जिसे अपनी पहचान छुपाकर हर दिन मौत से आंख मिलानी पड़ती है। यहां न राजनीति है, न दरबार, यहां सिर्फ तलवारें हैं, सैनिक हैं और इंसानियत खो चुके लोग। आर्या अब कहानी की दर्शक नहीं रही, अब वो उस दुनिया का हिस्सा है जहां गलत नाम लेने पर गला कट सकता है और सही वक्त पर चुप रहना ही जिंदगी बचा सकता है। तो आइए, राजाओं और महलों की चमक से दूर इस अंधेरी, क्रूर और सच्ची दुनिया में उतरते हैं। शुरू करते हैं अ क्लैश ऑफ किंग्स एपिसोड 9 आर्या। सड़क घासफूस के बीच से निकली हुई बस 2 पटरियों से ज्यादा कुछ नहीं थी। इसका अच्छा पहलू यह था कि यहां आवाजाही इतनी कम थी कि कोई उंगली उठाकर यह नहीं बता सकता था कि वे किस दिशा में गए थे। किंग्स रोड से होकर जो इंसानों की बाढ़ बहती चली आई थी, वह यहां आकर बस एक पतली सी धार बनकर रह गई थी। लेकिन इसका बुरा पहलू भी था। यह रास्ता सांप की तरह बल खाता हुआ इधर उधर मुड़ता रहता था और उससे भी छोटे छोटे पगडंडियों में उलझ जाता था। कई बार तो ऐसा लगता मानो रास्ता पूरी तरह गायब हो गया हो, और जब वे लगभग उम्मीद छोड़ देते, तभी आधी लीग आगे वह फिर से प्रकट हो जाता। आर्या को यह रास्ता नफरत से भर देता था। जमीन वैसे तो नरम और शांत थी, लहराते हुए टीले, सीढ़ीनुमा खेत, उनके बीच फैले घास के मैदान और जंगल और छोटी छोटी घाटियां जहां विलो के पेड़ उथली धीमी धाराओं के किनारे सटकर खड़े रहते थे। फिर भी रास्ता इतना संकरा और टेढ़ा मेढ़ा था कि उनकी रफ्तार रेंगने जितनी ही रह गई थी। असल में उन्हें सबसे ज्यादा धीमा कर रहे थे वे गाड़ियां जो भारी सामान लादे हुए सुस्त चाल से आगे बढ़ती थीं, उनके धुरे वजन से कराहते रहते थे। दिन में दर्जनों बार उन्हें रुकना पड़ता, कभी किसी पहिए को कीचड़ की खाई से निकालने के लिए, तो कभी दल को दुगना करना पड़ता ताकि वे किसी फिसलन भरी चढ़ाई को पार कर सकें। एक बार घने ओक के जंगल के बीच वे आमने सामने आ गए 3 आदमियों के, जो बैलगाड़ी में जलाने की लकड़ी खींच रहे थे। न इधर से निकलने की जगह थी, न उधर से। आखिरकार और कोई रास्ता नहीं था। वनपालों को अपने बैल को खोलना पड़ा, उसे पेड़ों के बीच से ले जाना पड़ा, गाड़ी को घुमाना पड़ा, फिर बैल को दोबारा जोतना पड़ा और उसी रास्ते वापस लौटना पड़ा जहां से वे आए थे। बैल गाड़ियों से भी ज्यादा धीमा था और उस दिन वे लगभग कहीं पहुंच ही नहीं पाए। आर्या बार बार अनायास ही पीछे मुड़कर देखने लगती, यह सोचते हुए कि कहीं सोने वाले क्लोक्स उन्हें पकड़ने न आ जाए। रात में वह जरा सी आहट पर जाग जाती और तुरंत नीडल की मूठ पकड़ लेती। अब वे कभी भी पहरा लगाए बिना डेरा नहीं डालते थे, लेकिन आर्या को उन पहरेदारों पर भरोसा नहीं था, खासकर उन अनाथ लड़कों पर।
किंग्स लैंडिंग की गलियों में वे शायद ठीक ठाक रहे हों, मगर यहां बाहर वे पूरी तरह भटके हुए थे। जब वह परछाई की तरह चुपचाप चलती तो उन सबके पास से निकल सकती थी, तारों की रोशनी में फिसलती हुई जंगल की ओर, जहां वह अकेले में पेशाब कर सके और कोई उसे देख ना पाए। एक बार जब पहरे पर लोमी ग्रीन हैंड्स था, वह फुर्ती से एक ओक के पेड़ पर चढ़ गई और पेड़ से पेड़ पर चलती हुई ठीक उसके सिर के ऊपर पहुंच गई। उसे जरा सी भनक तक नहीं लगी। आर्या चाहती तो सीधे उसके ऊपर कूद सकती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसकी चीख पूरा शिविर जगा देगी और योरेन फिर से उसे डंडे से मार सकता था। लोमी और बाकी अनाथ लड़के अब बैल को किसी खास इंसान की तरह देखने लगे थे, सिर्फ इसलिए कि रानी उसके सिर की मांग कर रही थी। लेकिन बैल को इससे कोई मतलब नहीं था। वह झुंझलाकर कहता, मैंने किसी रानी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने तो बस अपना काम किया है। धौंकनी चलाना, चिमटे पकड़ना, इधर उधर सामान लाना, मुझे तो लोहार बनना था। फिर एक दिन मास्टर मॉट बोलता है कि अब मुझे नाइट्स वॉच में जाना होगा। बस मुझे इतना ही पता है। यह कहकर वह उठ जाता और अपने हेलमेट को चमकाने लग जाता। वह हेलमेट सच में खूबसूरत था, गोल और घुमावदार, सामने संकरासा स्लिट वाला विजर और दोनों ओर उभरे हुए धातु के बड़े बड़े बैल के सींग। आर्या अक्सर उसे देखते रहती जब वह तेल लगे कपड़े से उसे रगड़ कर चमकाता। स्टील इतना दमक उठता कि रसोई की आग की लपटें भी उसमें झिलमिलाती दिखाई देती। फिर भी उसने कभी वह हेलमेट अपने सिर पर नहीं रखा। मुझे लगता है ये उसी गद्दार का बास्टर्ड है, एक रात लोमी ने फुसफुसाकर कहा, इस तरह की जेनरी सुन न पाए। वही भेड़िया लॉर्ड जिसे बेएलर की सीढ़ियों पर पकड़ा गया था। वह नहीं है, आर्या ने तीखे स्वर में कहा। मेरे पिता का सिर्फ एक ही बास्टर्ड था और वह जॉन है। यह सोचते ही उसका गुस्सा और कसैला हो गया। वह पेड़ों के बीच चली गई, मन ही मन चाहती हुई कि काश वह बस अपने घोड़े पर काठी डाल सके और सीधे घर की ओर निकल जाए। वह घोड़ी अच्छी थी, चेस्टनट रंग की, माथे पर सफेद निशान वाली, और आर्या हमेशा से अच्छी सवार रही थी। वह पूरी रफ्तार से दौड़ सकती थी और उन सबको पीछे छोड़ सकती थी अगर वह चाहती। लेकिन तब उसके आगे देखने वाला कोई न होता, पीछे निगरानी रखने वाला कोई न होता, और जब सोने वाले क्लोक्स उसे पकड़ते तो वह पूरी तरह अकेली होती। योरेन और बाकी लोगों के साथ रहना ही ज्यादा सुरक्षित था। एक सुबह काले कपड़ों वाला भाई बोला, हम गॉड्स आई से ज्यादा दूर नहीं हैं। जब तक हम ट्राइडेंट पार नहीं कर लेते, किंग्स रोड सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम झील के पश्चिमी किनारे किनारे घूमकर जाएंगे। वहां वे हमें ढूंढने की उम्मीद नहीं करेंगे। जहां दो पटरियां आपस में कटती थीं, वहीं उसने गाड़ियों को पश्चिम की ओर मोड़ दिया। यहां खेत खलिहानों की जगह जंगल लेने लगे। गांव और छोटे किले और भी छोटे हो गए और उनके बीच की दूरी बढ़ गई। पहाड़ियां ऊंची होने लगीं और घाटियां गहरी। खाने का इंतजाम मुश्किल होता जा रहा था। शहर में रहते हुए योरेन ने गाड़ियों में नमकीन मछली, सख्त रोटी, चर्बी, शलजम, सेम और जौ की बोरियां और पीले पनीर के पहिए भर दिए थे, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। जमीन से ही गुजारा करना पड़ रहा था, इसलिए योरेन ने कोस और कुर्ज की ओर रुख किया, जिन्हें शिकार चोरी के जुर्म में पकड़ा गया था। वह उन्हें जत्थे से आगे जंगल में भेज देता और शाम ढलते ढलते वे लौट आते, कभी किसी डंडे पर टंगे हिरन के साथ, तो कभी कमर से लटकती बटेरों की जोड़ी के साथ। छोटे लड़कों को सड़क के किनारे ब्लैकबेरी चुनने भेजा जाता, या अगर कोई बाग मिल जाता तो बाड़ फांद कर सेबों से थैली भरने का हुक्म होता। आर्या पेड़ों पर चढ़ने में माहिर थी और हाथ भी तेज थे, और उसे अकेले भटकना अच्छा लगता था। एक दिन महज संयोग से उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ गई। भूरा, मोटा ताजा, लंबे कान और फड़कती नाक वाला। खरगोश बिल्लियों से तेज दौड़ते थे, मगर पेड़ों पर चढ़ने में वे आधे भी अच्छे नहीं थे।
आर्या ने अपनी लकड़ी से उसे जोर से मारा और कानों से पकड़ लिया। योरेन ने उसे कुछ मशरूम और जंगली प्याज के साथ पका डाला। चूंकि वह खरगोश आर्या का था, उसे पूरा एक पैर दिया गया। उसने वह जेनरी के साथ बांट लिया। बाकियों को बस एक एक चम्मच मिला, यहां तक कि उन तीनों को भी जो जंजीरों में जकड़े थे। जाकिन हगर ने शालीनता से उसे दावत के लिए धन्यवाद कहा। बाइटर ने अपनी गंदी उंगलियों से चर्बी चाटी, चेहरे पर अजीब सी तृप्त मुस्कान के साथ। लेकिन बिना नाक वाला रॉज हंसा और बोला, देखो देखो, नया शिकारी पैदा हो गया। लंपी फेस, लंपी हेड, रैबिट किलर। ब्रायरहाइट नाम के एक छोटे किले के बाहर कुछ खेत मजदूर उन्हें मक्के के खेत में घेर कर खड़े हो गए और मांग करने लगे कि जितने भुट्टे उन्होंने लिए हैं, उनके बदले सिक्के दो। योरेन ने उनकी दरांतियों को देखा, फिर कुछ तांबे के सिक्के उछाल दिए। कड़वाहट से बोला, एक वक्त था जब काले कपड़ों वाले को डॉर्न से लेकर विंटरफेल तक दावतें मिलती थीं और बड़े बड़े लॉर्ड भी उसे अपनी छत के नीचे ठहराना सम्मान समझते थे। और अब तुम जैसे डरपोक लोग सड़े हुए सेब के एक कौर के लिए भी खरे सिक्के मांगते हो। उसने थूक दिया। ये मीठी मक्का है, उनमें से एक ने रूखेपन से जवाब दिया, और बदबूदार काले कौए जैसे तुम इसके लायक भी नहीं हो। अभी हमारे खेत से निकल जाओ और इन छिपकर वार करने वालों को भी साथ ले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें इसी मक्के में गाड़ देंगे ताकि बाकी कौए डरकर दूर रहें। उस रात उन्होंने मीठी मक्का को उसके छिलके समेत आग पर भून लिया। लंबे दुमुहे कांटों से भुट्टों को पलटते रहे और फिर गरम-गरम सीधे भुट्टे से ही खाने लगे। आर्या को उसका स्वाद कमाल का लगा, मीठा, धुएं की हल्की कड़वाहट के साथ। लेकिन योरेन गुस्से में इतना डूबा हुआ था कि उसने एक कौर भी नहीं लिया। ऐसा लग रहा था मानो उसके ऊपर कोई काला, फटा सा बादल लटका हो, ठीक उसके लबादे की तरह। वह बेचैनी से पूरे शिविर में चक्कर काटता रहा, होठों में कुछ बुदबुदाता हुआ। अगले दिन कोस हाफता हुआ वापस आया और योरेन को आगे मौजूद एक शिविर की खबर दी। 20 या 30 आदमी हैं, उसने जल्दी जल्दी बताया, जिरह पहने हुए, आधे हेलमेट लगाए। कुछ बुरी तरह कटेफटे हैं और एक तो मरने के करीब है। उसकी आवाज से यही लगा। इतना शोर मचा रहे थे कि मैं बिल्कुल पास तक पहुंच गया। भाले और ढाले हैं उनके पास, मगर घोड़ा सिर्फ एक है और वो भी लंगड़ा। बदबू से लगता है कि काफी वक्त से वहीं डेरा डाले हैं। कोई झंडा देखा? योरेन ने पूछा। पीले और काले रंग का चित्तीदार ट्रिकैट, कीचड़ भूरे मैदान पर। योरेन ने खट्टी पत्ती मुंह में डाली और चबाने लगा। पक्का नहीं कह सकता, उसने माना। किसी भी तरफ के हो सकते हैं। अगर इतने जख्मी हैं तो चाहे जो हों, हमारे घोड़े जरूर छीन लेंगे। हो सकता है इससे भी ज्यादा लेने की कोशिश करें। बेहतर यही है कि हम उन्हें घेर कर दूर से निकल जाएं। इस चक्कर में उन्हें मीलों का फेरा लगाना पड़ा और कम से कम 2 दिन और लग गए, मगर बूढ़े ने कहा कि यह कीमत बहुत सस्ती है। दीवार पर पहुंचकर तुम्हें वक्त ही वक्त मिलेगा, उसने कहा। ज्यादातर तो पूरी जिंदगी। मुझे तो लगता है वहां पहुंचने की कोई जल्दी नहीं। जब वे फिर उत्तर की ओर मुड़े तो आर्या ने देखा कि खेतों की रखवाली करने वाले आदमी बढ़ते जा रहे थे। अक्सर वे चुपचाप सड़क के किनारे खड़े रहते, गुजरने वाले हर इंसान को ठंडी निगाहों से देखते हुए। कहीं कहीं वे घोड़ों पर गश्त करते, अपनी बाड़ों के साथ साथ चलते, काठिया पर कुल्हाड़ियां बंधी हुई। एक जगह आर्या की नजर एक मरे हुए पेड़ पर बैठे आदमी पर पड़ी, हाथ में धनुष और पास की शाखा से तरकश लटक रहा था। जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसने तीर चढ़ा लिया और आखिरी गाड़ी के ओझल होने तक नजर नहीं हटाई। पूरे वक्त योरेन बड़बड़ाता रहा, अपने पेड़ पर बैठा है, देखते हैं जब अदर आकर उसे लेने आएंगे तो उसे वहां कितना मजा आता है। तब वॉच के लिए चीखेगा, जरूर चीखेगा। एक दिन बाद डॉबर ने शाम के आसमान में लाल चमक देखी। या तो ये सड़क फिर मुड़ गई है, उसने कहा,
या फिर सूरज उत्तर में डूब रहा है। योरेन एक टीले पर चढ़ा ताकि साफ देख सके। आग है, उसने ऐलान किया। उसने अंगूठा चाटा और हवा की दिशा परखा। हवा हमें छोड़कर बह रही है। फिर भी नजर बनाए रखो। और वे नजर बनाए ही रहे। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, आग और ज्यादा चमकने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा उत्तर धधक रहा हो। बीच बीच में उन्हें धुएं की गंध भी आने लगती। हालांकि हवा स्थिर रही और लपटें कभी पास नहीं आईं। सुबह तक आग खुद ही बुझ गई, मगर उस रात किसी की भी नींद ठीक से नहीं लगी। दोपहर होते होते वे उस जगह पहुंचे जहां कभी एक गांव हुआ करता था। चारों ओर मीलों तक खेत जले हुए उजाड़ में बदल चुके थे। घर काले पड़े खोल भर रह गए थे। जले और काटे गए जानवरों के शव जमीन पर बिखरे थे, जिन पर मुर्दाखोर कौवों की जिंदा चादरें बिछी थीं। जरा सी हलचल पर वे गुस्से से काव-काव करते हुए उड़ जाते। किले के अंदर से अब भी धुआं उठ रहा था। दूर से उसकी लकड़ी की पालिसेड मजबूत लगती थी, मगर वह मजबूती काम नहीं आई थी। अपनी घोड़ी पर सवार गाड़ियों से आगे निकलकर आर्या ने दीवारों के ऊपर नुकीले खूंटों पर टंगे जले हुए शरीर देखे। उनके हाथ चेहरे के आगे सिकुड़े हुए थे, जैसे आग से बचने की आखिरी कोशिश कर रहे हों। योरेन ने तभी रुकने का हुक्म दिया, जब वे अभी कुछ दूरी पर ही थे। उसने आर्या और बाकी लड़कों से कहा कि गाड़ियों की रखवाली करें, और खुद मर्च और कटचैक के साथ पैदल अंदर गया। टूटा हुआ फाटक पार करते ही भीतर से कौवों का झुंड उड़ उठा और गाड़ियों में बंद पिंजरे वाले कैवे कर्कश चीखों और अजीब सी आवाजों के साथ उनका जवाब देने लगे। क्या हमें उनके पीछे जाना चाहिए? योरेन और बाकी लोग काफी देर से अंदर गए हुए थे, तो आर्या ने जेनरी से धीरे से पूछा। योरेन ने इंतजार करने को कहा है। जेनरी की आवाज खोखली सी लगी। जब आर्या ने मुड़कर देखा तो पाया कि उसने अपना हेलमेट पहन रखा था, चमचमाता हुआ स्टील और दोनों ओर मुड़े हुए बड़े बड़े सींग। जब वे आखिरकार लौटे तो योरेन की बाहों में एक छोटी सी बच्ची थी और मर्च व कटजैक एक औरत को उठा लाए थे, पुराने फटे हुए कंबल से बनी एक झूली में। वह बच्ची 2 साल से ज्यादा की नहीं लगती थी और लगातार रो रही थी। गले में अटकी हुई सिसकी जैसी आवाज, मानो कुछ उसके अंदर फंस गया हो। या तो वह अभी बोलना सीख नहीं पाई थी, या फिर बोलना भूल चुकी थी। उस औरत का दाहिना हाथ कोहनी से आगे बस एक खून से सना ठूंठ रह गया था, और उसकी आंखें जैसे कुछ देख ही नहीं पा रही थीं, यहां तक कि जब वह सीधे सामने देखती थी तब भी। वह बोल रही थी, मगर बस एक ही शब्द, कृपा। वह बार बार रोती रही, कृपा, कृपा। रॉज को यह सब मजेदार लगा। जहां उसकी नाक कभी हुआ करती थी, उस छेद से हंसता हुआ वह ठहाके लगाने लगा और बाइटर भी हंसने लगा। तब मर्च ने उन्हें गाली दी और चुप रहने को कहा। योरेन ने हुक्म दिया कि औरत को गाड़ी के पीछे जगह बना दी जाए। और जल्दी करो, उसने कहा। अंधेरा होते ही यहां भेड़िए आ जाएंगे और उनसे भी बदतर चीजें। एक हाथ वाली औरत को गाड़ी में तड़पते देख हॉट पाई बुदबुदाया, मुझे डर लग रहा है। मुझे भी, आर्या ने सच सच मान लिया। हॉट पाई ने उसका कंधा दबाया। मैंने सच में किसी लड़के को लात मार मार कर नहीं मारा था, एरी। मैं तो बस अपनी माँ की पाई बेचता था, बस इतना ही। आर्या जितना हो सका गाड़ियों से आगे निकल गई, ताकि उसे न उस बच्ची की रुलाई सुननी पड़े और न उस औरत की फुसफुसाहट। कृपा। उसे ओल्ड नैन की सुनाई एक पुरानी कहानी याद आई, एक आदमी की जिसे दुष्ट दैत्यों ने अंधेरे किले में कैद कर दिया था। वह बहादुर और चालाक था। उसने दैत्यों को चकमा दिया और भाग निकला। मगर जैसे ही किले से बाहर आया, अदर ने उसे पकड़ लिया और उसका गरम लाल खून पी गए। अब आर्या को समझ आ रहा था कि उस आदमी ने कैसा महसूस किया होगा। सांझ ढलते ही वह एक हाथ वाली औरत मर गई। जेनरी और कटचैक ने रोते हुए विलो के नीचे एक ढलान पर उसकी कब्र खोदी। हवा चली
तो आर्या को लगा जैसे विलो की लंबी लटकती टहनियां फुसफुसा रही हों, कृपा कृपा कृपा। उसकी गर्दन के पीछे के रोए खड़े हो गए और वह लगभग कब्र के पास से भाग ही पड़ी। आज रात आग नहीं जलेगी, योरेन ने कहा। खाने में बस कुछ जंगली मूली थी जो कोस को मिली थी, सूखी सेम का एक प्याला और पास की धारा का पानी। पानी का स्वाद अजीब था। लोमी ने कहा, ऊपर कहीं लाशें सड़ रही होंगी, उसी का स्वाद है। अगर बूढ़े रायसन ने बीच बचाव न किया होता तो हॉट पाई उसे मार ही देता। आर्या ने पेट भरने के लिए जरूरत से ज्यादा पानी पी लिया। उसे लगा था कि वह कभी सो नहीं पाएगी, फिर भी न जाने कैसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो चारों ओर घुप अंधेरा था और उसका मूत्राशय फटने को था। चारों तरफ लोग कंबलों और लबादों में दुबके पड़े थे। आर्या ने नीडल ढूंढी, खड़ी हुई और सुनने लगी। पहरेदार के हल्के कदमों की आवाज, बेचैन नींद में करवटें बदलते लोग, रॉर्ज की घरघराती खर्राटे और बाइटर की नींद की अजीब सिसकारी, सब साफ सुनाई दे रहा था। एक दूसरी गाड़ी के पास से स्टील के पत्थर पर रगड़ने की नियमित आवाज आ रही थी। योरेन बैठा खट्टी पत्ती चबा रहा था और अपनी छुरी की धार तेज कर रहा था। हॉट पाई आज पहरे पर था। किधर जा रही हो? उसने आर्या को पेड़ों की ओर बढ़ते देखा तो पूछा। आर्या ने जंगल की तरफ बस हाथ हिला दिया। नहीं, हॉट पाई ने कहा। अब कमर में तलवार होने से भले ही वह छोटी तलवार थी और वह उसे कसाई के चाकू की तरह पकड़ता था, उसमें फिर से हिम्मत आ गई थी। बूढ़े ने कहा है कि आज रात सब पास ही रहें। मुझे पेशाब करना है, आर्या ने समझाया। तो उसी पेड़ के पास कर लो, उसने इशारा किया। तुम नहीं जानती बाहर क्या है, एरी। मैंने भेड़ियों की आवाज सुनी है। योरेन को अच्छा नहीं लगता अगर वह उससे झगड़ती। उसने डरने का नाटक किया। भेड़िया? सच में? मैंने सुना है, हॉट पाई ने भरोसा दिलाया। तो शायद अब जरूरत नहीं है। वह वापस अपने कंबल में चली गई और सोने का नाटक करने लगी, जब तक कि हॉट पाई के कदम दूर नहीं चले गए। फिर वह करवट बदली और शिविर के दूसरी ओर से परछाई की तरह चुपचाप जंगल में फिसल गई। इस तरफ भी पहरेदार थे, मगर आर्या के लिए उनसे बचना आसान था। पूरी तसल्ली के लिए वह रोड से दोगुनी दूर तक चली गई। जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है, तो उसने पतलून ढीली की और बैठ गई। तभी कपड़े टखनों में उलझे हुए उसे पेड़ों के नीचे से सरसराहट सुनाई दी। घबराकर उसने सोचा, हॉट पाई, उसने मेरा पीछा किया। फिर उसने देखा, जंगल से चमकती आंखें झांक रही थीं, चांदनी की रोशनी में दहकती हुई। उसका पेट कसकर सिकुड़ गया। उसने नीडल की मूठ पकड़ ली। उसे इस बात की परवाह नहीं रही कि वह वहीं पेशाब कर दे। वह आंखें गिनने लगी, 2, 4, 8, 12, पूरा का पूरा झुंड। उनमें से एक भेड़िया धीरे धीरे पेड़ों के नीचे से बाहर आया। वह रुका, सीधे उसे घूरा, अपने दांत दिखाए। उस पल आर्या के दिमाग में बस यही ख्याल था कि वह कितनी बेवकूफ थी और कि अगली सुबह जब वे उसकी आधी खाई हुई लाश पाएंगे तो हॉट पाई कितनी बेशर्मी से शेखी बघारेगा। लेकिन तभी भेड़िया पलटा और अंधेरे में दौड़ता हुआ गायब हो गया। उतनी ही तेजी से वे चमकती आंखें भी लुप्त हो गईं। कांपती हुई आर्या ने खुद को संभाला, कपड़े ठीक किए, फीते बांधे और दूर से आती एक खुरचने जैसी आवाज का पीछा करती हुई वापस शिविर की ओर चली, योरेन के पास। वह उसके बगल वाली गाड़ी पर चढ़ गई, अब भी हिली हुई। भेड़िए, उसने भर्राई आवाज में फुसफुसाया। जंगल में है। हाँ, योरेन बोला। होने ही थे, उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वे मुझे डरा गए। सच, उसने थूक दिया। मुझे तो लगता है तुम्हारे जैसे लोग भेड़ियों के काफी शौकीन रहे हैं। नाइमेरिया डायरवुल्फ थी,
आर्या ने खुद को बाहों में समेट लिया। वो अलग बात है। वैसे भी वो चली गई। जौरी और मैंने उस पर पत्थर फेंके थे जब तक वो भाग न गई, वरना रानी उसे मरवा देती। यह कहते हुए उसका दिल भारी हो गया। मुझे लगता है अगर वो शहर में होती तो वे पिता का सिर काट नहीं पाते। अनाथ लड़कों के कोई पिता नहीं होते, योरेन ने कहा। या ये भूल गई? उसके मुंह में खट्टी पत्ती थी और थूक लाल पड़ गया था, मानो उसके होंठों से खून टपक रहा हो। जिन भेड़ियों से डरना चाहिए वे वही हैं जो इंसानों की खाल पहनते हैं, जैसे वे जिन्होंने उस गांव का हाल किया। काश मैं घर पर होती, आर्या ने मायूसी से कहा। वह जितनी कोशिश करती बहादुर बनने की, वुल्वरिन जैसी निडर बनने की, कभी कभी उसे लगता आखिर वह बस एक छोटी सी लड़की ही है। काले कपड़ों वाले भाई ने गाड़ी में रखी गठरी से एक नई खट्टी पत्ती निकाली और मुंह में ठूंस ली। शायद मुझे तुम्हें वहीं छोड़ देना चाहिए था जहां मिला था। तुम सबको शहर में ज्यादा सुरक्षित लगते हो। मुझे परवाह नहीं, मुझे घर जाना है। करीब 30 साल हो गए मैं आदमियों को दीवार तक पहुंचाता आ रहा हूं, योरेन बोला। उसके होंठों पर झाग चमक रहा था जैसे खून की बुलबुले। इतने समय में बस 3 खोए। एक बूढ़ा बुखार से मरा, एक शहर का लड़का शौच करते वक्त सांप के डसने से गया, और एक मूर्ख ने नींद में मुझे मारने की कोशिश की तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी। उसने अपनी छुरी गर्दन पर खींचकर इशारा किया। 30 साल में उसने पुरानी खट्टी पत्ती थूक दी। जहाज से जाना शायद समझदारी होती। रास्ते में और आदमी न मिलते, पर फिर भी अक्लमंद आदमी तो जहाज लेता। मगर मैं 30 साल से इसी किंग्स रोड से जाता रहा हूं। उसने छुरी म्यान में रखी। सो जाओ लड़के। सुना? उसने कोशिश की, लेकिन पतले कंबल के नीचे लेटी हुई वह भेड़ियों की हुआ सुनती रही। और एक और आवाज भी, बहुत हल्की, हवा पर फुसफुसाहट सी, जो शायद चीखे थी। इस अंधेरे में जहां भेड़ियों की आंखें चमकती हैं और इंसानी खाल पहने दरिंदे घूमते हैं, आर्या का सफर अभी बस शुरू हुआ है। अगर तुम्हें यह सफर पसंद आया, जहां हर कदम पर डर, हिम्मत और किस्मत टकराती है, तो जुड़े रहो। अगला हिस्सा और भी ज्यादा डर, खौफ और भी ज्यादा आग लेकर आएगा।